बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात। नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए साहब, आज एक तो बड़ी कामयाबी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हुई है। जी आवारान एक ऐसी जगह है और तुर्बत जो है जिसमें दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर दहशतगर्दों का गढ़ है। इसमें आज हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला आवारान में जो बलूचिस्तान का है खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया और 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, उनके ठिकाने तबाह कर दिए, उनके मवासिल निज़ाम को पकड़ लिया और ये अमेरिका की और इंडिया की और दूसरे ममालिक की और दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने और इंतज़ामी कैंप को भी तबाह कर दिया। ये बड़ा काम हुआ। लेकिन इसके अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान में हमारा मामला अभी कमज़ोर है, क्योंकि जनूबी वज़ीरिस्तान में अगर हम तमाम उसको देखें तो उसमें देखते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में 31 अगस्त को हमारे 7 फ़ौजी शहीद हुए थे जी 31/2020 को, और फिर 3 सितंबर को 2 फ़ौजी शहीद हुए जिसमें एक लेफ्टिनेंट शामिल था, एक अफसर शामिल था, और 12 सितंबर को जो है वो भी उसमें भी शहादतें हुई हैं। और फिर इसके बाद में एक फ़ौजी जवान शहीद हुआ हमारा। और इसके बाद में फिर ये जो हमारा ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुआ है ये बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ है। और इसके बाद में हमें तवक्को है कि जो शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में जो पहला कार्रवाई 31 अगस्त को हुई है उसमें 7 फ़ौजी शहीद हुए हैं, जबकि शिमाली वज़ीरिस्तान में सितंबर के महीने में यानी 3 शहादतें हुई हैं। लेकिन जनूबी वज़ीरिस्तान, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा आप तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसमें कि अगर 7 फ़ौजी एकदम शहीद हुए हैं तो फिर उन्होंने जवाब दिया था। खुफिया इत्तला पे ऑपरेशन हुआ था, वहाँ भी जवाब दिया गया था। नहीं, जवाब तो देते हैं, लेकिन ये है कि अभी देखिए ना, इसमें एक बहुत आसान काम है कि आपको जब आपकी दोस्ती हो गई है तमाम मुल्कों, चीन से और रूस से, तो इनके पास ऐसे आलात मौजूद हैं कि जो आपको जो वहाँ पर जहाँ पर भी ये आईडीज़ लगे हुए होते हैं वो पहले से बता देंगे, वो फटेंगे नहीं। जब आपकी गाड़ी गुजर जाएगी तो फिर फटेगी जी, तो वो ख़रीद लें। तो वो जो छोटे छोटे कीमतें, उनकी बहुत महंगी कीमतें नहीं है, 10-20 हज़ार की तादाद में ख़रीद लें, गाड़ियों में लगा दें सब में, जो उसमें किसी में भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, जिस वक्त ये वाक़या हुआ है इराक़ की वार के अंदर, तो अमेरिकनों ने यही काम किया था कि अपनी गाड़ियों में ये सारे सीधे सिस्टम लगा लिए थे, तो वो उनके सारे सिस्टम फेल हो गए। एक काम और किया था कि इसने सद्दाम हुसैन ने इसने ये काम किया था कि अपने जो टैंक थे, जब हमला करने जा रहा था कुवैत पर, तो अपने टैंकों को छुपा दिया था ज़मीन के अंदर, मैंने दफन कर दिया था दफन। तो उन्होंने फिर अपने सैटेलाइट के ज़रिए से उसको फाइंड आउट कर लिया और उसको फिर हमला कर दिया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वैसे आपके पास सैटेलाइट भी मौजूद है, मतलब टेक्नोलॉजी पे आए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे बहुत है, सब कुछ कर सकते आपको हैं, मददगार होंगी, नुकसान नहीं होगा जानी। हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो आप अपने सिर्फ आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे रखा है या आपने उसको दे रखा है, सदर साहब को दे रखा है। जब परवेज़ मुशर्रफ कैसे बचा था? इसी टेक्नोलॉजी से बचा था जब इस पर हमला हुआ था। तो आप ये सारे लोगों को दे दें जो हमारे फ़ौजी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कोई भी एक भी शहादत नहीं होगी जी। और इनको हम फिर वो जब वो फटेगी तो वो फट जाए, फिर हम इनको कूट देंगे। आपने जो अभी इंडिया की बात की ना, उनकी कोशिश एक और भी रही कि यहाँ फसादात कराएं मजहब की बिना पे, लेकिन वो भी नाकाम हुए हैं। लेकिन पहली बात तो मैं एतराज़ ये करता हूँ कि ये बात मुझे कोई एतराज़ नहीं, जैसे मैं सहाफ़ी बन गया हूँ, तो अब अगर मैं किसी मुजाहरे में शिरकत करूँ, जो सहाफ़त का मुजाहरा है उसमें तो मैं शिरकत करूँ जी, लेकिन मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड कैसे होने चाहिए बताइए? जो मेरे सिक्योरिटी गार्ड, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरी चैनल मुझे देती है सिक्योरिटी गार्ड और मैं एक मुजाहरा कर रहा हूँ साफ़ियों की महाद के लिए, तो फिर मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड क्यों होना चाहिए? यानी सरकारी ओहदा अगर किसी के पास है और वो मुजाहरा भी कर रहा है तो उसके पास सिक्योरिटी गार्ड क्यों है? तो मैं ये सवाल करता हूँ और उलमा कराम से सवाल करता हूँ कि आपने सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ में क्यों रखे? अगर आप में ये अवामी ताकत है तो फिर अवामी ताकत पे जाओ, और हम साथ हैं इसमें। ये बात नहीं है कि आपके हम खिलाफ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप जब फिर एक तरफ तो आपको ये शौक़ है कि आपकी ताकत का मज़हर होना चाहिए कि साहब 2 फ़ौजी गार्ड, मैंने देखा है ना उलमा कराम को देखा है कि 2 फ़ौजी गार्ड हो तो बड़ा ज़बरदस्त आपका शो होता है। वो भाई हमें देखो कि जब हम से लड़ रहे थे तो अकेले फिरते थे ताकि हमारा ड्राइवर शहीद ना हो जाए। हम कहते थे मारो हमें, तो तुम्हारा जिस्म को छलनी कर देंगे वो लोग जो हमारे साथी हैं। जो तुम्हारे साथी वो कौन होंगे? साथी कोई हमारे पार्टी के नहीं थे, जो
जो जिनका काम है मुल्क की सिक्योरिटी, जिनका काम है मुल्क की सिक्योरिटी, को अल्ताफ हुसैन को वही मारते जहाँ पर वो बैठा हुआ सो रहा होता या कहीं छुपा हुआ होता, वही मारते, सिक्योरिटी चल नहीं कर देते उसको बता दिया गया था जी। तो अब भी मैं ये कहता हूँ कि जब भी, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, लेकिन खुदा जानता है, रब्बुल आलमीन की कसम, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये बात कही गई, मुझे तो बाद में पता लगा। मैं तो ऐसे ही जाता था कि जाओ मारो मुझे, तो लेकिन तुम्हारी जान मुझ में है, अल्लाह पे तवक्कल, अब अल्लाह पे तवक्कल। अच्छा खैर, बात ही हो रही थी वो इंडिया की साजिश नहीं, नाकाम हुई। बात आपसे जो जैन मैंने बहुत अहम बात की है जी। देखिए, जो हमारे मुल्क में जब ये काम कर रहे हैं तो हर एक आदमी को ये चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे। एक आदमी ने गलती कर दी है तो वो सज़ावार है, उस पर हो जाए। आप सबके सब निकल के बाहर आ गए और फिर सिक्योरिटी गार्ड के साथ आपको क्या हक पहुंचता है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ आप मुजाहरा करें? ये तो मैंने पहले दफ़ा देखा कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ मुजाहरा हो रहा है, वो वजह से वज़ीर आज़म साहब मुजाहरा कर रहे हैं। और ऐसा आदमी देखा, बहुत कमज़ोर आदमी है। मैं बहुत मद्दा था, और जब सारे एंकर हजरात जब उनकी मुखालफत कर रहे थे, मैंने फेसबुक में इसकी हिमायत में बात डाला, जिस पर मुझ पर बहुत एतराज़ात हुए। मैंने उस एतराज़ को सहा, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह। जी चले। ये देखिए, कश्मीरियों पे जुल्म और सितम जो है ना वो थम नहीं रहा है। जैन साहब, चाली मुकाबले है कि अल्लाह का जो हुक्म है, कल की जो हमने दुआ की थी अपने, कि हमने ये दुआ की थी, आज फिर करते हैं कि अल्लाह ताला क़ुव्वत ईमानी से हमें नवाजे, हमें भी नवाजे, हमारी कौम को भी नवाजे, हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी नवाजे, हमारे जो वज़ीर आज़म को भी नवाजे, हमारे सदर मोहतरम को भी नवाजे। सुप्रीम कमांडर के साथ मैं मोहतरम लगा रहा हूँ, याद रखिए सदर साहब, मिस्टर आपको याद होना चाहिए कि आप यहाँ कराची के बाशिंदे हैं, लेकिन अभी तक आप पाकिस्तान के सदर नहीं बने हैं, अभी तक आप PTI के सदर हैं जी। और आपको बनने के लिए अल्लाह ताला आपको अकल दे कि आपको पाकिस्तान के सदर बन जाए, कि आपको मालूम हो कि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं, सुप्रीम कमांडर। सियासी एक्टिविटी बंद करें जो आपसे इधर से PTI की एक्टिविटी करते फिर रहे हैं। तो ये जो इंडिया वाला मामला है जी, अब वो देखें, जुल्म और सितम का नतीजा एक ये बरामद हो रहा है कि जो उनके दोस्त थे, जैसे बांग्लादेश, उनसे दूर होता जा रहा है, नेपाल उनके असर से निकल रहा है, भूटान। तो देखिए, जुल्म जो इनका इतना ज़्यादा था, भूटान एक बहुत छोटा सा मुल्क था, लेकिन वो बेचारा गरीब लैंड लॉक था, वो छोटा सा आबादी में तो वहाँ गया हूँ जी, मैं देख के आया, भूटान भी गया, नेपाल भी गया, मैं सारे से गया, सिक्किम नहीं जा सका, लेकिन ये है कि मैंने भूटान जाके देखा, उसको ड्रूक लैंड कहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ़ सुथरा शहर है, दरिया वहाँ से जो बहता है, वहाँ पर मैं खड़ा रहा, और ये फॉलो कर रहे होंगे मुझे यकीन है कि मुझे, क्योंकि वो मेरे पास साल का वीज़ा था, तो मैं हर साल की कंट्री में जा सकता था। तो वो उनके साथ जुल्म थे, वो अब चीन के साथ जुड़ गए हैं। चीन ने उनको कहा कि भाई आपको हम सारी फैसिलिटीज़ देंगे, सारा आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे आपको। अब जो रास्ता निकाल रहे हैं जैन साहब, आपको याद होगा कि हमने पहले एक प्रोग्राम में ये कहा था कि नेपाल को हमारे रास्ते से, हमारे गिलगित बल्तिस्तान से निकाल रहे हैं ये लोग। नेपाल की सारी दरामद बरामद यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ इनकी ट्रैफिक यहाँ शुरू हो जाएगी, तो फिर इंडिया को तो बाईपास कर दिया ना। वो जो हिमालय का सिलसिला है वहाँ से वो उनको नहीं, वो अभी तो फिलहाल हिमालय से नहीं निकाल रहे हैं, अभी तो वो जो तिब्बत वाले रास्ते से निकाल रहे हैं जी। तिब्बत से वो भी तो जुड़े हुए हैं ना, उनकी मजबूर, मतलब जो डिपेंड थे उस पर, इंडिया पे जो डिपेंडेंस खत्म कर रहे हैं, वो खत्म हो रहा है, वो खत्म कर रहे हैं, और इंडिया को, और फिर इस तरह से बांग्लादेश की डिपेंडेंस जो थी वो भी ख़त्म कर रहे हैं इंडिया को। अब बांग्लादेश को हमारे से आप चाहें तो आप हमसे एक स्क्वाड्रन ले लें, हमारे भाई हैं आप लोग, जो कुछ भी आपने किया हो गया। अब इंसानों की गलतियाँ तो होती हैं जी, लेकिन बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, आप हमसे एक स्क्वाड्रन ले लें। इसका F-17 का इंडिया के जो सबसे बड़ा अड्डा है वहाँ पर, उसको ठुकाई कर देगा, काफ़ी है आपके लिए। इनके F-17 इनकी जो आया है रफ़ेल, इसको भी मार देगा, और इनके जितने भी तैयारे हैं उनको सबको ठिकाने लगा देगा एक स्क्वाड्रन हमारा। आप ले लें, आप मुस्तार ले लें हमसे, आप कीमतन ले लें, जो चाहें आप कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप भाई हैं हमारे जी। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए मोहतरमा कि आप मुसलमान हैं, और पाकिस्तान भी आपकी वजह से बना था। और ये भी याद रखें कि मुस्लिम लीग जो बनी थी वो भी ढाका में बनी थी, और ये भी याद रखें कि पूरे बर्रे सगीर के मुसलमान सब के सब जो है, जब तक़सीम बंगाल की अंग्रेज़ ने, तो इसी बुनियाद पर आपका सारे लोगों ने तक़सीम पर सब ने इत्तेफाक किया था, और आपके हक़ में वोट हमने हिस्सा सब ने डाला था, चाहे वो दिल्ली का रहने वाला था, लखनऊ का रहने वाला था, सिंध का रहने वाला था, पंजाब का रहने वाला, सब ने ये कहा था कि नहीं,
तकसीम बंगाल को हम नहीं तोड़ने देंगे, जो बुनियाद बनी फिर बाद में मशरकी पाकिस्तान की और इस पाकिस्तान की। तो आपको मोहतरमा जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, शेख हसीना वाजिद, जो कि उनकी बेटी हैं मुजीबुर रहमान साहब की, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर। बस आप खत्म हो गई। ब्रेक पे मुझे जी आप ब्रेक पे जाइए साहब। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मेरे साहब, ये तालीमी इदारों की इस पे अगर कुछ बात आपने वाइंड अप करना है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सईद गनी जो बात कह रहा है वज़ीर तालीम सिंध, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे अगर मुतासिर हो गए, जो काम सिंध हुकूमत ने किया था, सबसे बड़ा काम यही किया था कि सबसे पहला तालीमी इदारे बंद करने की वजह से वो हम बच गए थे कोरोना वायरस से। अब भी हम जो आप यकीन मान लीजिए कि सबसे बड़ा ख़तरा अब आ रहा है, 30 सितंबर को फिर से कोरोना वायरस की शिद्दत बढ़ेगी। मैं आपको अभी से इत्तला दे रहा हूँ, सारे आवाम को दे रहा हूँ। और इसलिए तालीमी इदारे नहीं खुलने चाहिए। जो सईद गनी कह रहा ठीक कह रहा है, बस यहाँ पे बात ख़त्म करें। और शफ़क़त महमूद जो बात कह रहा है उसको समझ नहीं आ रही, उसको समझ नहीं है किसी बात की। शफ़क़त महमूद एक ब्यूरोक्रेट है। सईद गनी ने हर जगह पे गया है शहर के अंदर, कराची के अंदर जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का। आज हैदराबाद में थे वो, आज हैदराबाद में थे, तो वो एक अवामी आदमी है और शरीफ आदमी है जी। और मुख्तलिफ अजला में भी गए हैं वो इससे पहले। मैं कह रहा हूँ उसने चार औरंगी में 4 जो है स्कूल सील किए जी, प्राइवेट स्कूल सील किए। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो सईद गनी सही काम कर रहा है। आप शफ़क़त महमूद साहब उसको फॉलो करें, क्योंकि वो इंसान का बंदा है। आप जो हैं अभी अंग्रेज़ों के नुमाइंदे हैं अभी तक, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से आए हैं आप जी। पूरे सिंध में मेरे साहब 22 स्कूल उन्होंने सील किए हैं वो SOPs की खिलाफवर्जी पे। फिर देखिए ना, फिर एक आदमी काम कर रहा है तो उसको काम करने दे बिल्कुल, और उसका नतीजा भी आ रहा है। क्या गलत बात की है जी। अच्छा, हमने कभी ज़िंदगी में मुराद अली शाह की तारीफ नहीं की, उस पर तारीफ की ना हमने कभी बेईमानी की? हमने जहाँ सही बात होगी वहाँ तारीफ करेंगे, जहाँ गलत काम होगा वहाँ उसकी तनकीद होगी, निशानदेही करेंगे। चलिए साहब आगे बिजली की लोड शेडिंग। अच्छा सिर्फ लोड शेडिंग मसला नहीं है, लोड शेडिंग मुसलसल है, लेकिन बिल इंतहा पे जायद बिलिंग। जैन साहब बात ये है कोई नहीं पूछने वाला है। एक बात बताएं मुझे, आप बताइए कि क्या तो आप हमें एक तंजीम बनाएं। हम आवाम से पूछ रहे हैं जी, उलमा कराम से पूछ रहे हैं, सिर्फ उलमा कराम से पूछ रहे हैं। तंजीम तो हम बना देंगे, हमारे बाएं हाथ का खेल है, यानी थोड़ा सा काम। हम सब सारी ज़िंदगी में हमने 12 साल की उम्र से तंजीमें बनाई हैं और हमेशा कामयाब हुए हैं, किसी दफ़ा भी हम नाकाम नहीं हुए। देखिए अल्ताफ़ हुसैन से लड़ाई के अंदर भी हम इस्तकामत के साथ खड़े रहे हैं और सारे मंदिर देखे जब परवेज़ मुशर्रफ उनकी हिमायत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जुर्रत नहीं हुई अल्ताफ़ हुसैन की हमारी तरफ देखने की जी। और आज भी हम कहते हैं कि हम अगर इस्तकामत के साथ खड़े हो गए तो हम के इलेक्ट्रिक के दरो दीवार हिला देंगे। यानी मैं आपसे ये दावा करता हूँ। और सिर्फ ये है कि उलमा इकराम हमें इजाज़त दे दें और बाकी जो है मैंने रियासत से हमें इजाज़त हम खुद लेंगे। रियासत से इजाज़त की ज़िम्मेदारी हमारी है। उलमा इकराम हमें इजाज़त दे दें कि आप ये काम कर सकते हैं, हम इसके दरो दीवार हिला देंगे और इसका वो हाल करेंगे कि याद करेंगे जो पैसे ले जा रहे हैं सारे यूएई के अंदर नहीं जाने देंगे। ये यूएई के बंदे हैं और हमारे बंदे नहीं हैं। अच्छा, अब ये जो आवाम को तकलीफ है ना, इस पे लोगों के, मैं तो फिरदौस शमीम नकवी साहब का भी एक छोटा सा क्लिप है जिसमें याद रखे, शमीम फिरदौस नकवी तुमको हमने उभारा, लेकिन आज तुम छुपते फिरते हो, हमारे प्रोग्राम में भी नहीं आते हो हैं। चलो आगे चलो। अच्छा, पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब ने शिकवतन वज़ीर आज़म से, उमर अयूब साहब से और नदीम बाबर साहब से जो कुछ कहा, आप अगर ये काम किया है तो उसने इमाम हुसैन के नक्शे कदम में चला, लेकिन फिर माफ़ी क्यों मांगते हो? हाँ, फिर खड़े रहना चाहिए, तुम सही दादे हो, फिर खड़े रहना चाहिए। हाँ खड़े रहो, क्योंकि क्या करेगा तुम्हारे ज़्यादा तुम्हारी लोग छीन लेगा, लेकिन तुम्हें अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे फिर आप माफ़ी के बाद? और फिर आवाम के सामने भी जाना है। नहीं, आवाम को तो अब छोड़ो ना, अल्लाह से बेशक, लेकिन वो वोट लेने जाना है ना। अच्छा, अभी शमीम साहब नहीं जाओ, अल्लाह के सामने तो जवाब दो ना कि मैं खड़ा रहा। शमीम साहब ने क्या फरमाया था वज़ीर आज़म? मुझे बताओ कि इमाम हुसैन ने वोट लेने के लिए गया था?
नहीं, फिर वो तो आप उसके नक्शे कदम पे चलोगे तो फिर कोई चीज तमीज नहीं रहेगी, फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो फिरदौस शमीम साहब की बस की नहीं है। अच्छा, हमने नहीं दी। चले वो पहले दिखाते नाज़रीन को क्या फरमा रहे हैं। इस चीफ मिनिस्टर और उसकी गवर्नमेंट की दोगली पॉलिसियों का जिक्र करना है कि ऑडिटर जनरल रिपोर्ट अप्रैल 2018 में शाया हुई और वो प्लेस की गई इस हाउस में पिछले माह मई 2019 में। अब हम भी, क्योंकि हमारा पहला टर्म था, हम भी अब थोड़े थोड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, अब देखें, अब इन्होंने आप बताएं, बात बिल्कुल ठीक की। आप मुझे एक बात बताएं कि फिरदौस शमीम नकवी हमसे ज़्यादा अक्लमंद है, हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। 21 साल हो गए हैं, इतनी ऑफरें आई, हमने रद्द कर दी। तो फिर इख्तियारी दुनिया के अंदर सब कुछ चीज़ होता है क्या? बिल्कुल नहीं, बस चलो खत्म, आगे चलो। अच्छा, अब ये तो था एक अपोजिशन लीडर का सिंध के जो पीटीआई थे, जिनका मैं उसको सलाम करते हैं, उससे सलाम करते हैं, उस पर कहते हैं कि तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। अब अवाम क्या कह रहे हैं वो दिखाते हैं अपने नाज़रीन को और इदारों को भी, कि वो भी देखें अवाम क्या कह रहे हैं। जी बताइए। ये कुरंगी 2 नंबर का मेन इलाका है, मेन बाज़ार है, और यहाँ पे लोड शेडिंग का ये हाल है कि आधे घंटे लाइट आ रही थी और 1.5 घंटे की लाइट जा रही थी, और मुसलसल जो है आज तीसरा ये चौथा दिन है जो मुसलसल ये हो रहा है। जब से चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है और मज़ीद हालात ख़राब हो गए हैं, लाइट बिल्कुल नहीं है। अब सिंगापुर है, सिंगापुर में 12 कंपनीज काम कर रही हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ कराची की 3.5 करोड़ की आबादी के लिए एक कंपनी है। अब ये मुझे बताएं किस तरीके से वो कंपनी प्रोवाइड करेगी सर्विस को। कंपटीशन लेकर आए मार्केट के अंदर और कंपनीज को लाइसेंस जारी करें ताकि सर्विस कुछ मज़ीद बेहतर हो। अभी तो सर्विस ना होने के बराबर है। चीफ जस्टिस पहले साकिब निसार साहब थे, उन्होंने एक शर्जील साहब को पकड़ा था, तो वो शहद और शराब को साबित नहीं कर पाए थे। तो जब से अदालत ने नोटिस लिया है और मज़ीद हालात ख़राब हो गए हैं। गैस यहाँ बिल्कुल नहीं है, जैसे लाइट जाती है गैस चला जाता है। बिजली ना होने के बराबर है। रात को 1 बजे लाइट बंद कर देते हैं, 2 बजे बंद कर देते हैं। बादशाह बने हुए हैं, इनकी जब मर्जी आए बिजली खोलनी है, जब मर्जी आए बंद करनी है। गैस क्यों बंद होती है ये जब बिजली जाती है, तो इसकी वजह क्या होती है? सर के दिन में 4-4, 6-6 घंटे बिजली नहीं होती है। फिर उसके बाद कारोबार भी ऐसे ही है कि दिन में कारोबार होता है, दिन में बिजली होती नहीं है। बहुत परेशान किया हुआ है जब से ये गवर्नमेंट आई है ना। पहले तो ये होता था कि चलो थोड़ा बहुत कोई सुनवाई हो जाती थी, अब कोई सुनवाई नहीं है। इदारे बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। वापडा भी जो है ना पूरी पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है, तो कराची को क्यों नहीं कर रहा है? गैर एलानिया तो इतनी है कि 10 से 12 घंटे, 1 घंटे आती है, 1 घंटे जाती है, ख़राब हो जाते हैं। तांबे के तार निकल चुके हैं। लोड शेडिंग ने हमारे को अजाब में मुब्तला कर दिया, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। कोई बेहतरी नहीं है और उससे ज़्यादा ख़राबी है। ना अदलिया की चलती है, ना हुकूमत पाकिस्तान की चलती है। ये बहुत बड़े बदमाश है के इलेक्ट्रिक वाले, ये किसी की नहीं सुनते। पता नहीं क्या तब्दीली लाएंगे भाई, वो कब लाएंगे? वो तो कहते हैं कराची में तब्दीली आएगी, लेकिन कब आएगी अल्लाह ही जाने, क्योंकि बिजली के साथ गैस का भी मसला है। फिर अच्छा, ये तो हो गई बिजली की लोड शेडिंग। अब ये गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, उस पे लोग क्या कहते हैं? अभी वो कह रहे हैं कि कुएं हमारे खुश्क हो गए हैं और अब लोड शेडिंग बहुत हो गई। अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने कल फरमा दिया है कि सर्दी में आप तैयार रहें। अच्छा, अवाम क्या कह रहे हैं गैस की लोड शेडिंग में कि नई बवाल आई है, तो वो दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। भाई सुई गैस की बहुत किल्लत है, सुई गैस तो आ ही नहीं रहा, नाश्ता घर में बन ही नहीं रहा। जी, गैस के बिल जो है वो गैस आ नहीं रही है। सुबह का नाश्ता नहीं बन सकता, दोपहर का खाना नहीं बन सकता, रात का खाना नहीं बन सकता। गैस की इतनी किल्लत हमारे मुल्क में, सुबह नाश्ते के लिए इतनी परेशानी होती है, ना दोपहर में खाना खा सकते हैं, ना घर के चूल्हे जल रहे हैं, ऊपर से लाइट की भी लोड शेडिंग है। तो गैस की इतनी परेशानी कि हम लोग खाना खाने से रह गए। बिल्कुल, यहाँ तो टी एरिया में गैस तो है ही नहीं। आप एक काम करें, हर दरवाज़ा नोक करें और हर दरवाजे पूछें कि यहाँ पे गैस की सूरत हाल क्या है। गैस की सूरत हाल भी ऐसी है कि बिजली और गैस दोनों एक साथ, जब बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तो पानी कहाँ से आएगा? जी मिर्ज़ा साहब, अच्छा इस पे आप तबसरा आप कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। कह लीजिए जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब ये तो तासुरात आ गए अवाम के, अब बताएं सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, उसका कोई नतीजा नहीं निकले। ये मैंने महंगाई इंतहा पे चली गई है। पहले इस पे ले लें कि नोटिस लेने के बाद बिजली की लोड शेडिंग कम नहीं हुई, बढ़ गई और जायद बिलिंग खत्म नहीं हुई। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को फिर एक्शन लेना चाहिए। उसको मैंने बेहतरीन इलाज बताया है कि उसको धूप में खड़ा रखो 4 घंटे, अब 1 घंटा नहीं 4 घंटे खड़ा रखो। मैंने तो उसको रखा था खड़ा एडमिनिस्ट्रेटर को 1 घंटा। और जो वफाकी वजीर का क्या करें, उमर अयूब का क्या करें, क्योंकि वो जिम्मेदार तो वो हैं भाई। गौर अयूब का साथ में उमर अयूब को निकाल देना चाहिए। अब अगर बात सवाल मुझसे छोटे छोटे पूछते हो जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उमर अयूब को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अयूब फैमिली को सियासत से ही बाहर कर देना चाहिए। इस बार बहुत हो गया। उमर अयूब का की बहुत कुछ सुन ली, अयूब साहब का मैं सुन लिया, अयूब साहब की सारी किस्सें सुन ली हमने, लेकिन तबाही बर्बादी अयूब साहब ने शुरू की जब से इसने फ़ौज में को जो है इसमें डाल दिया, स्टेट में बना दिया है। यानी एक किस्म का यानी आपका ये जो रियल एस्टेट बना दिया आपने। फ़ौज को का काम क्या है रियल एस्टेट बनाने का? फिर बाद में एक आया वसीम गाजी साहब, उन्होंने ये बिल्डिंगें खड़ी करके 1-1 करोड़ के अंदर उस ज़माने की बिल्डिंग बेच दी। तो क्या फ़ायदा हुआ आपको? मेरे समझ में नहीं आता। तो बहरहाल वो आटा आप दही बेच रहे हो, आप बेच रहे हो, ये आप फौज का काम है। वफाकी वजीर बिजली और पानी का काम ये है कि आवाम को रिलीफ मिले। बिजली महंगा, चाय की पत्ती महंगी, कुकिंग ऑयल महंगा, मैस की मुफ्त रोटी। अब बताइए क्या किस तरह से काम चलेगा? चलिए आज नवाज शरीफ पे आ जाइए जी। नवाज शरीफ के वारंट हो गए हैं, और लेकिन अभी ये कल साहब वो APC में भी खता फरमा रहे हैं। अब बताइए ये आलम है कि झूठ का कोई इंतहा होती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, अल्लाह के यहाँ जवाब देना आपको भी है। और मेरे ख्याल में नहीं, अभी तक समझ नहीं आई आपको, सारी बीमारियों के बावजूद। ना आपकी बेटी को समझ आई है, ना आपके भाई को तो खैर आजकल भाई एक बहुत मुर्दा हालत के अंदर बैठा है। वो लीडर भी तो नहीं है। नहीं, लीडर की बात नहीं है वो। असल बात यह है कि एक बात ज़रूर है इनके ख़ानदान में कि वो अपने भाई से नहीं लड़ेगा, बस एक बात ये है। और सही बात है, देखिए नहीं होगा वो तो चले कोशिश होती है, लेकिन वो नहीं भी होता अच्छी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई उसका भाई जो है वो थोड़ा सा कंजूस है, वो अपने भाई को दे देता मौका, क्या हटता। अच्छा, ये इन लोगों ने ना APC वालों ने एक एक करके बात की। पहले कहा कि जी नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए होंगे, आज आ गया जी जरदारी साहब भी वीडियो लिंक के जरिए होंगे। भाई तो उन्होंने मैनेज किया है, जाहिर है कि अब मैनेजर तो अच्छा, अगर कोई मैनेजर हो तो वो फिर अगर वो उन्होंने जरदारी ने ये कहा होगा कि नवाज शरीफ अगर वीडियो लिंक पे आएगा तो फिर मैं भी आऊँगा, क्योंकि ये मेज़बान अगर मैं नहीं आऊँ, वो नवाज शरीफ नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं आऊँगा, तुम हैंडल करो। अपने बेटे को कह दिया जी। तो बेटे से आज ये इस दफ़ा बड़ा काम लिया। और फिर इस तरह से आप देख लें तो जहांगीर तरीन ने भी जो है JTI में पेश होने से इनकार कर दिया। मेरा इलाज के लिए मैं आया हूँ भाई लंदन। तो अब वो जो नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर वो भी चल पड़े हैं। तो अब चले नवाज में ये जब तक के पाकिस्तान के अंदर जब सज़ाएँ सख्त नहीं होंगी और बड़े लोगों को नहीं होंगी। देखिए जब एक वीडियो क्लिप है, हम जब भी हमें मौका में चला देंगे, जब सिंगापुर के आदमी से पूछा वज़ीर आज़म से जी कि किस तरह से आपने करप्शन कंट्रोल किया, उसने कहा साहब बात यह है कि करप्शन, आप किसी गरीब आदमी को करप्शन में सज़ा देंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ऊपर से जो आदमी सबसे बड़ा आदमी है जो करप्शन मुलव्वस है, उसको आप सफाया कर दो तो फिर करप्शन खुद ब खुद। आज तक कहते हैं हमारे यहाँ करप्शन नहीं है। जब हमने ऊपर से सफाया किया उसका वज़ीर ख़जाना का, वज़ीर आज़म का, तो हम उसके बाद से आज तक हमारे पास करप्शन नहीं है। चीनियों ने भी यही किया, हज़ारों आदमी मार डाले हैं करप्शन में, तो जाके सीधा हुए हैं। आपको कम से कम जो है पाकिस्तान में 10,000 आदमी मारने पड़ेंगे, बिल्कुल खुले आम तय करके, जो करप्शन है मुलव्वस है। करप्शन मुलव्वस से बस थोड़ा या शूट मैंने फायरिंग स्क्वाड पर लगा दें, ख़त्म करें। ये नहीं हो रहा है कि था वो आपने उसको उसमें मार दिया। तो अगर ऊपर से शुरू करेंगे तो फिर तो पूरी फिर सफाई तो ऊपर से हो जाएगी, फिर वो बचेगा ही कुछ नहीं। अगर आपको सवाल सिंपल है जी, फौज से भी सवाल है, इमरान खान से भी सवाल है, मुल्क अहम है या आपके ये लोग अहम हैं? अगर मुल्क अहम है, दो बातें फ़ायदा होंगे कि एक तो ये बात होगी कि ये जो इनका जो जागीरदारी निज़ाम है, जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम और पिट्ठू रहे हैं, जो वो ख़त्म हो जाएगा। सारा काम वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो अड्डा है बेईमानी का वो लंदन है,
सारे जितने भी बेईमान हैं वो लंदन में जाके जमा हो जाते हैं, और लंदन में यानी बेईमानों की आमाजगाह है, पनाहगाह है, और वो लोग पनाह देते हैं जब अगर आपके पास पैसा है। अच्छा, खुद अपने मुल्क में बड़ा कानून सख्त है, अखलाकियात पे तवज्जो है, सख्त नहीं है, और सबसे ज्यादा नहीं उनके अगर करप्शन ज्यादा तबाह का नहीं, आपको क्या मालूम अंदर से क्या हो रहा है? कोई नहीं, अगर कोई आ जाए सामने आ जाए और 100 पाउंड की करप्शन भी करे तो उसको सजा देंगे, जैसा वो दिखावा है सब दूसरे मुल्कों से। बताइए, बाहर से सारे मुल्कों के बदतरीन शर्मनाक किस्म के जो लोग जो जालिम लोग हैं, जालिम लोग, करप्ट लोग, दुनिया में तबाही, दुनिया भर के सारे लोग लंदन में जमा है जी, अमाज का है, और वो तबाह हो जाएगा। ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये बात, अगर अल्लाह का निज़ाम यही है कि बिलाखिर फिर इंग्लिस्तान को तबाह। अच्छा मेरे साहब, एक मौका ये मौका है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने का। अवाम चूंकि वैसे बेजार हैं हुकूमत से, लेकिन इनके पास भी कोई मुतबादिल नहीं है कि ये निज़ाम हम देंगे। ये लूटमार अगर इन्होंने सिंध में बंद कर दी हो तो बताओ, तो फिर अगर इन्होंने पंजाब में अभी तक पंजाब में इतने इनके गहरे असरात हैं कि पुलिस और जो दूसरे इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी, इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। मेरे साहब वैसे ये ताकतवर हल्कों के कोई इशारा भी हो सकता है कि ठीक है जी आप भी आए मैदान में? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि निज़ाम वो इमरान खान में वो, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई आदमी जैसे प्रॉपर सियासतदान होता है ना, जैसे भुट्टो था जी, तो भुट्टो ने पहले दिन आकर सारे फैसले कर डाले, चीफ बदल दिया, हर चीज़ बदल दी, हर तमाम ब्यूरोक्रेसी के जितने भी अफसरान सबको बदल दिए। तो वो इसको बेचारे गरीब को आता नहीं है। एक बेचारा क्रिकेट का खिलाड़ी, एक बॉल क्रिकेट का एक बल्ला, बेचारा गरीब मिस्कीन आदमी है। सियासत में मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा भी तो है ना। फिर नहीं, खतरा जहन खतरा, फिर क्या हुआ? भुट्टो तो उस वक्त आया था जिस वक्त मुल्क टूट चुका था, लेकिन वो होशियार, ज़हीन, ज़ीरक, हाँ, तो वो संभाल ला ना। मैं उसी की बात आपसे कर रहा हूँ। तो भाई अगर आपको नहीं आता तो किसी से सीखो, जिसको आता है उससे सीखो ना। अब मेरे साहब सिखाने को 21 महीने तो हमारे पास जो तजुर्बा, हम तो आपको सिखाने को तैयार है। 21 महीने तो हो गए, हमें आपसे कोई पैसे भी नहीं चाहिए कि आप मशीर बना ले, जाओ तुम्हारे मशीर को कितने फिरते हैं। हमने उसकी परवेज़ मुशर्रफ को नहीं मानी, तुम्हारी क्या मानेंगे? लेकिन अगर सीखना चाहते हो सिखा देंगे मुफ्त में। तो बहरहाल ये एक बात बता दें कि नतीजा कोई बरामद होना है। और जमात इस्लामी को नहीं बुलाने की वजह क्या हो सकती है? मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने उसने वीटो कर दिया होगा, उन्होंने शर्त लगा दी होगी। हालांकि जमात इस्लामी मुजाहरा, शुक्र अदा करें कि वो उन लोगों में नहीं बैठी। मैं तो उनका तो मुजाहरा आए दिन होता है, का बड़ा हामी हूँ जी। मैं जमात इस्लामी शामिल नहीं हुआ, लेकिन मैं उनका हामी इसलिए हूँ कि कम से कम वो इतने खिदमत गुजार लोग जरूर हैं, दयानतदारी भी है, दयानतदार भी हैं, प्रोफेसर गफूर जैसे लोग पैदा किए, इतने ज़बरदस्त लोग पैदा किए कि जो आपके पास हैं नहीं जी। जो कुरून औला के मुसलमान थे वो पैदा साफ सुथरे लोग। हाँ, और ये खुद सिराजुल हक साफ सुथरा आदमी है जी, बहुत ईमानदार आदमी है, वो नेक आदमी है, शरीफ आदमी है जी। तो इस लिहाज से अगर जमात इस्लामी नहीं गई तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, फिर अच्छा हो गया उनके लिए। हाँ, उनके लिए अच्छा हो गया, हमारे लिए भी अच्छा हो गया कि हम कह सकते हैं कि हम जमात इस्लामी कम से कम एक तंजीम ऐसी है जो कि एक ज़बरदस्त तंजीम है जी। ठीक है, वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक की इजाज़त चाहते हैं।